वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने जो केवीएस का पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हम 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम 70 क्वेश्चंस को तो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी 70 से लेकर आज 100 तक जो क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चंस, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज हमारा 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है केवीएस का, ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी हम बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग वेरिएबल्स। हमें बहुत से वेरिएबल्स दिए गए हैं और क्या बोला गया है, आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्लो वेरिएबल। इनमें से क्या जो है फ्लो वेरिएबल है वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वेरिएबल है नेशनल डेप्ट, कि एक राष्ट्र का जो कितना उसको दूसरों का देना है, डेप्ट देना है, वो वेरिएबल। सेकंड देखिए एनुअल प्रोडक्शन ऑफ वीट, आप एनुअली कितना प्रोडक्शन करते हो वीट का। थर्ड है मनी सप्लाई एंड फोर्थ है डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अब बात ये देखिए, हमने एक दो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं और क्वेश्चन पेपर्स को भी सोल्व करते टाइम हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है कि इकोनॉमिक्स में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल। स्टॉक क्या होता है, एट पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, जैसे मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को हम एट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आज की डेट पर हमारी इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई है, ये हमने एट पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया है, तो ये क्या हो गया, हमारा स्टॉक वेरिएबल हो गया। और फ्लो वेरिएबल हम इकोनॉमिक्स में किसे कहते हैं, जिसे हम पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है जैसे कि कोई पर्सन है, उसका जैसे कि एक पर्सन है वो 5 रुपीज़ पर डे खर्च करता है, तो हम हर पीरियड, हर सेकंड डे, थर्ड डे, कुछ दिन बाद उसको मेज़र करेंगे। ठीक है, किसी पर्सन की इनकम मिलती है, उसके जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो चलते रहते हैं और पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होते हैं, तो वो क्या होगा, वहाँ पर हमारा होगा फ्लो वेरिएबल होगा। अब देखिए नेशन का डेप्ट, हम कहते हैं ना कि इंडिया जो है, इंडिया को दूसरी कंट्री का टोटल जो डेप्ट है वो इतना देना है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया के डेप्थ को मेजर करते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या, स्टॉक वेरिएबल हो गया। तो ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि हमसे क्या पूछा है, फ्लो वेरिएबल पूछा है। आगे देखिए एनुअल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अब यहाँ पर एनुअल लगाने की वजह से ये क्या हो गया, हमारा फ्लो वेरिएबल होगा, क्योंकि हम हर साल जो है, जो प्रोडक्शन है व्हीट का, उसको जो है मेजर कर रहे हैं या कितना एनुअल प्रोडक्शन होता है ये देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एक तरह का फ्लो, क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है। थर्ड देखिए मनी सप्लाई, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टॉक वेरिएबल हो गया। एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी क्या हो गया, हमारा फ्लो वेरिएबल होगा, क्योंकि हम इसे पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। जैसे डिमांड कितनी है कमोडिटी की, वो चेंज होती रहेगी, तो उसी तरह से हम इसको क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करेंगे। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन यही तो पूछा था कि इनमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल है। फ्लो वेरिएबल है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अब देखिए बी एंड डी हमारे राइट आंसर है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता इनमें से कौन सा स्टॉक वेरिएबल है, तो हम नेशन डेप्ट एंड मनी सप्लाई को बोलते, ए एंड सी हमारा राइट आंसर होता, फिर हम उस ऑप्शन में जाते। तो एक क्वेश्चन से आपको पूरे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए 72 क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। 72 क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एमआरएस इज कांस्टेंट एंड एक्स एंड वाई इज, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब कांस्टेंट होता है तो वो गुड्स कौन सी होती हैं हमारी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कि अगर आप एक्स को बढ़ा रहे हो और आप वाई को कहीं ना कहीं डिक्रीज करना आपको पड़ता है, उस सिचुएशन में जितना आप सेक्रीफाइस या सब्स्टिट्यूट करते हो, वो जो आपकी रेट होती है वो कांस्टेंट होती है। मान लो एक एक्स के लिए आप एक ही वाई छोड़ने के लिए तैयार हो, तो इसका मतलब आपकी जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है तो वो कौन सी गुड्स है। फर्स्ट ऑप्शन है वो नॉट रिलेटेड गुड्स है,
सेकंड ऑप्शन है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड है, एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, या इंफीरियर गुड है। जब हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होती है तो वो गुड्स हमारी होती है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड में हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होती है। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी डायग्राम दो तरह से बन सकता है। अगर हम बात करें इंडिफरेंस कर्व की तो हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, अगर बात हो रही है इंडिफरेंस कर्व को लेकर, अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में तो आपने देखा है हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो डायग्राम होता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, लेकिन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों के अंदर ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट जो है रहेगी। इसीलिए इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, इन्होंने यही बोला था कि अगर आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है तो आपकी वो कौन सी गुड है, वो हमारी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी उद्यम मित्र योजना एम। राजीव गांधी ने उद्यम मित्र योजना जो लॉन्च की है उसका क्या एम था। पहले हमें पता होना चाहिए कि राजीव गांधी ने जो उद्यमी मित्र योजना जो लागू की है कब लागू की, क्योंकि अभी तो हो सकता है यहाँ एम पूछ ले, कल को पेपर में वो क्या पूछ सकता था, वो हमसे इसका लॉन्च ईयर पूछ सकता था। तो ये वाली जो स्कीम थी 2008 के अंदर लॉन्च की गई थी। अब देखिए इसके जो ऑब्जेक्टिव थे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है प्रमोशन एंड सपोर्ट करना फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, कि जो छोटे और लघु उद्यम स्टैब्लिश होते हैं उनको किस तरह से सपोर्ट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अगला है प्रमोशन ऑफ लार्ज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंटरप्राइजेज, कि हमें उन इकाइयों का प्रमोशन करना है जो कि हमारे देश में आयात प्रतिस्थापक हैं। ठीक है, अगला है प्रमोशन एंड सपोर्ट्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्री यूनिट इन रूरल एरिया, या हमें उनका प्रमोशन करना है, उनको सपोर्ट देना है जो इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में एस्टेब्लिश होंगी। या फिर प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर हैंडमेड प्रोडक्ट बाय ट्रिब्यूनल एंटरप्राइज, जो हमारे ट्रिब्यूनल एरिया के अंदर जो एंटरप्राइजेज हैं जो हैंडमेड गुड्स बनाते हैं हमें उन्हें सपोर्ट करना है। ये स्कीम जब 2008 में लाई गई थी तो उस समय राजीव गांधी जी जो थे उनका जो मेन मोटो यही था कि किसी तरह से बस हर प्रमोशन किया जाए, सपोर्ट की जाए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आपसे फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, कार्ल पियर्सन में कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो क्या होता है। स्क्यूनेस का फॉर्मूला पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है मीन में से हम मोड को माइनस कर देते हैं अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, या मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, या स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन माइनस मोड। जब हम स्क्यूनेस को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट तो हम मीन में से मोड को माइनस करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को अपॉन में करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, स्क्यूनेस का जो कोफिशिएंट होता है वो निकल जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन हमें दे रखा है ये AL4 0.4 और K 0.6। अब ये बोला है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ये क्या हो गया, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमें गिवन है। अब देखिए शेयर ऑफ लेबर इन आउटपुट, लेबर का जो शेयर है आउटपुट में 0.4 है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए AL 0.4। अब यहाँ पर जो लेबर का शेयर है वो कितना है, 0.4 है। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि कौन सी बात करेक्ट नहीं है। अब हम और स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं इसकी। और स्टेटमेंट देखिए द फंक्शन सेटिस्फाई ल्यूरियम थ्योरम। हाँ, ये जो है थ्योरम को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अगर हमारा कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में होमोजेनिटी 1 होती है तो ये हमारा ये जो थ्योरम है इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो ये भी करेक्ट हो गया। अगला देखिए
इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, कि कैपिटल के रिस्पेक्ट में आउटपुट का कितना हिस्सा है, 1 बोला गया है। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें जो है स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा कि जो कैपिटल है उसके रिस्पेक्ट में क्या हमारा 1 उसका हिस्सा है। अब देखिए कैपिटल के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए 0.6, लेकिन वहाँ पर कितना दे रखा है 1 दे रखा है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, रोंग दे रखा है। इसका मतलब हमें समझ आया कि हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है, रोंग है। और हमें पता है हमारा होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि आपको पता है लेबर के ऊपर 0.4 दे रखा है, कैपिटल के ऊपर 0.6 दे रखा है। अगर आप इनको प्लस भी करते हो तब भी इनकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। इसका मतलब ये होमोजीनियस डिग्री का भी है, इसका मतलब ये थ्योरम को भी सेटिस्फाई करता है, और लेबर का भी रिस्क में जो हिस्सा है 0.4 है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नैरो मनी डेफिनेशन ऑफ बेस अपॉन विच फंक्शन ऑफ मनी, कि जो नैरो मनी डेफिनेशन है वो क्या बताती है, मनी का काम क्या होता है, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मेजर ऑफ वैल्यू या स्टोर ऑफ वैल्यू। नैरो मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लासिकल्स ने दिया था, वो ये कहते थे, सॉरी उनका यही मानना था कि मनी का जो है एक ही काम होता है कि हम उसका सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज़ करेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी का जो है फॉर्मूला सिर्फ हमसे पूछा गया है। अभी इसमें जो आर्क इलास्टिसिटी का जो करेक्ट फॉर्मूला है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी में क्वांटिटी ऑफ Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1 और इनटू मल्टीप्लाई P1 प्लस P2 और Q1 प्लस Q2, ये जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो फॉर्मूला है इसका यूज करके हम आर्क इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब हमसे स्टेटमेंट पूछी है कौन सी इसमें ट्रू है कौन सी नहीं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है बोला गया है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0, कि जब हम मीन से क्या करते हैं डेविएशन करते हैं तो हमारा क्या आता है 0 आता है। ये बात सही है। अरिथमेटिक मीन की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब हम एक अलजेब्रिक का सम ऑफ डेविएशन करते हैं, जो समेशन करते हैं और उसके बाद उसका डेविएशन करते हैं, उसके बाद जो उसकी वैल्यू आती है वो 0 आती है। ये अरिथमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी है, तो ये तो करेक्ट है। उसके बाद देखिए द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, जब ये जो डेविएशन था ना, ये क्या होता है, एक्स में से एक्स बार को आपने माइनस किया और जब आप इसका समेशन करते हो, ठीक है, समेशन करके स्केयर करते हो, देखो ये एक्स में से आपने एक्स बार माइनस किया, उसके बाद समेशन किया, उसके बाद स्केयर किया, तो इन्होंने कहा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन की ही प्रॉपर्टी है उनका। ये जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम जब सम करेंगे और स्केयर करेंगे डेविएशन वाले टर्म का, तो हमारी मीन जो है वो मिनिमम आएगी, ना कि 0। ये भी क्या है, ये भी मीन की प्रॉपर्टी है। अब हमें समझ आया कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है वो तो क्या है, ठीक है, लेकिन जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो रॉन्ग है। अब देखिए कौन से ऑप्शन के अंदर ये दी गई है कि फर्स्ट ट्रू है बट बी इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी के अंदर ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड जो है प्रोग्राम किस पर फोकस करता है, इन इरिगेशन फैसिलिटीज को इंक्रीज करना, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, फ्लड कंट्रोल करना, या फिर मार्केट में फूड ग्रेन को फ्लोटिंग करना। जो ऑपरेशन फ्लड है ये कहीं ना कहीं इसको जो है हम वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो फोकस किया जाता था वो इस बात पर किया गया था कि किस तरह से हम इकोनॉमी में मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और उसका मैनेजमेंट भी सही से हो। तो ये दोनों फैक्टर्स को देखा गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर होता है कि ट्रेड करने में आपको कौन सा इसमें से एग्जांपल है जो रुकावट दिख रहा है। फर्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो जब किसी भी देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, विदेशों से पैसा आएगा, तो वो ट्रेड को बढ़ावा देगा, वो ट्रेड में बैरियर क्रिएट नहीं करेगा। सब्सिडी दी जाएगी जब एक्सपोर्ट पर, तो इससे क्या होगा, ट्रेड जो है प्रमोट होता है, ना कि वो बैरियर क्रिएट होता है।
ट्रेड ट्रीटी, जब संधि की जाती है, व्यापारिक संधि की जाती है देशों के बीच में, तो उससे भी ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। लेकिन जब आप टैक्स लगाते हो ना, चाहे वो इंपोर्ट पे लगाओ आप या एक्सपोर्ट पे लगाओ, तो कहीं ना कहीं उससे ट्रेड डीमोटिवेट होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ट्रेड और इंपोर्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे फॉर्मूला पूछा गया है टैक्स मल्टीप्लायर का। जो टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर जो अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको एक जो है चेंज करने की ज़रूरत है। ऑप्शन के अंदर ना यहाँ MPC 1 माइनस MPC तो दे रखा है तो करेक्ट, लेकिन यहाँ पर जो MPC की वैल्यू है इसकी आगे क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ क्वेश्चन पेपर में यहाँ माइनस नहीं दिया हुआ था, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि माइनस MPC अपॉन 1 माइनस MPC ये हमारा टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। और जो टैक्स हमारा नेगेटिव सेंस होती है, इसलिए MPC में क्या होता है, माइनस का फॉर्मूला माइनस लगा होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 82 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। 82 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है इफ द पर यूनिट टैक्स इज इम्पोज ऑन अ कमोडिटी। ठीक है, अगर पर यूनिट हर एक जैसे एक यूनिट बनाई जाती है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, फिर सेकंड यूनिट बनाई गई किसी कमोडिटी की, उस पर टैक्स लगाया गया, तो कंज्यूमर सरप्लस जो है, सरप्लस ऑफ कंज्यूमर विल बी इंक्रीज होगा या रिमेन अनइफेक्टिव रहेगा या डिक्रीज हो जाता है, बी इक्वल टू। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला है कि जैसे जैसे ही कमोडिटी, हर एक कमोडिटी पर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। एक कमोडिटी बनी तो उस पर यूनिट टैक्स लगा दिया 5। सेकंड कमोडिटी थी, उस पर भी पर यूनिट टैक्स लगा दिया। जब हर एक यूनिट पर टैक्स लगाते हो और प्रोड्यूसर क्या करता है, ज़्यादातर टैक्स किस पर डाल देता है, कंज्यूमर पर डाल देता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर प्रोड्यूसर अपने टैक्स को कंज्यूमर पर डालने में सफल हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर का सरप्लस हर बारी क्या हो जाता है, डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 83 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। 83 के क्वेश्चन के अंदर बोला गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2015 या 25 दिसंबर 2015। 8 अप्रैल 2015 को जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो लॉन्च की गई थी। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देखिए, द मार्क्स जो है ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ टेस्ट। एक टेस्ट होता है जिसमें बच्चे के मार्क्स जो हैं ये हैं। अब ये कहा है कि इनमें से कौन सा आपको एक सेंट्रल टेंडेंसी मेजर आप यूज़ नहीं करोगे। अर्थमेटिक मीन अगर आप इसमें लगाओगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। मीडियन से भी आप मिड वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से, और मोड भी आप इसमें ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको जियोमेट्रिक एवरेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जियोमेट्रिक एवरेज हम तब निकालते हैं जब हमें बहुत जो नंबर्स है वो काफ़ी बड़े होते हैं, और उस सिचुएशन में हम जो है सेंट्रल टेंडेंसी से जल्दी आंसर निकालने के लिए, लोग वैल्यू लेने के लिए जियोमेट्रिक एवरेज का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें जियोमेट्रिक मीन की कोई ज़रूरत, यहाँ पर एवरेज की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है जीडीपी ग्रोथ रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 2015 एंड 16 करंट ईयर प्राइस और कांस्टेंट प्राइस पर, नॉमिनल प्राइस पर और रियल प्राइस पर बोला गया है। इंडिया की 2015 और 16 की जीडीपी की रेट बताओ आप। तो इंडिया की जो जीडीपी की रेट थी नॉमिनल प्राइस पर 8.7% और रियल प्राइस पर 7.6% थी 2015-16 के अंदर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। अब आपको पता है जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक देश में जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना है वो, और जीएनपी क्या होती है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए जी के साथ मैच करता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखिए, GDP और GNP, जी से जी कैंसिल हो गया, पी सेम है तो कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये डोमेस्टिक है, ये फॉरेन है, नेशनल है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है वो ऐड है।
तो इस तरह से जब नेशनल इनकम के जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से उसमें डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने डिफरेंस पूछा है जीडीपी और जीएनपी में। तो जीडीपी और जीएनपी में एक ही डिफरेंस है कि जीएनपी के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त आय को शामिल किया गया है, लेकिन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू आय में इसको शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन टोटल प्रोडक्ट एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट इज। अभी इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, पहले तो इसका डायग्राम बना लीजिए, जो पहले रिलेशनशिप होता है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। इन्फ्लेक्शन पॉइंट किसको बोलते हैं, जहाँ से कर्व जो होता है अपना जो कर्वेचर जो है वो चेंज करता है। अब देखिए यहाँ से लेकर, जैसे मैं इसको अगर ए पॉइंट का नाम दूं, 0 से लेकर ए पॉइंट तक जो टोटल प्रोडक्ट है बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर देता है। तो जहाँ तक वो इंक्रीजिंग रेट तक बढ़ रहा है और उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लेशन पॉइंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब एक कर्व अपना कर्वेचर चेंज कर देता है उस पॉइंट को इन्फ्लेशन पॉइंट बोलते हैं। अब इस टोटल प्रोडक्ट के अंदर यहाँ तक वो क्या है, यहाँ तक वो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में जब टोटल प्रोडक्ट का अगर यहाँ पे हम बनाते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये हमारा डायग्रामेटिकली रिलेशनशिप होता है कि जब टोटल प्रोडक्ट का इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट उस टाइम अपने किस पर होता है, मैक्सिमम पॉइंट पर होता है। तो यही इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, व्हेन टोटल प्रोडक्ट एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन होता है जब अपना कर्वेचर चेंज करता है, तो उस टाइम हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, जो डायग्राम में रिलेशनशिप है उसको आप बहुत अच्छे से पहले कीजिए, फिर आपका गलत हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में भी आपसे देखो रिलेशनशिप ही पूछा है, आपसे पूछा है ट्रू रिलेशनशिप बताओ टोटल रिवेन्यू कर्व के बारे में। अब आपको जो टोटल रिवेन्यू कर्व का जो रिलेशनशिप है और यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो रिलेशनशिप आपको आना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है जब एवरेज रिवेन्यू इंक्रीज करता है तो मार्जिनल रिवेन्यू विल ग्रेटर देन एवरेज रिवेन्यू। इसका मतलब आपने देखा होगा 12th में अपने डायग्राम्स किए होंगे कि जब हमारा एवरेज रिवेन्यू, सॉरी यहाँ पर हमारा क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू होता है, यहाँ पर हमारा एवरेज रिवेन्यू होता है। तो ये फर्स्ट लाइन ये कह रही है जब हमारा एवरेज रिवेन्यू इंक्रीज करता है, देखो ये भी इंक्रीज कर रहा है और ये भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मार्जिनल रिवेन्यू के इंक्रीज करने की रेट ज़्यादा होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये कह रहा है जब एवरेज रिवेन्यू इज डिक्रीजिंग। अब हम सेकंड डायग्राम बना लेते हैं। अगले डायग्राम में क्या बोल रहे हैं, एवरेज रिवेन्यू इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल रिवेन्यू विल ऑलवेज इंक्रीजिंग। नहीं, आपने देखा जब एवरेज रिवेन्यू गिर रहा है तो मार्जिनल रिवेन्यू भी क्या है, वो गिर रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई रॉन्ग। अगला देखिए, व्हेन एवरेज रिवेन्यू इज इंक्रीजिंग मार्जिनल रिवेन्यू विल बी लेसर देन एयर। अब देखिए जब हमने ये वाला डायग्राम बनाया था कि मार्जिनल ऊपर था और एवरेज नीचे था, तो हमने क्या दिखाया था कि जब एवरेज रिवेन्यू बढ़ता है मार्जिनल भी बढ़ता है और मार्जिनल के बढ़ने की दर ज़्यादा होती है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट भी इसलिए यहाँ पर गलत हो गई। अगला देखिए, एवरेज रिवेन्यू इज इंक्रीजिंग एंड मार्जिनल विल ऑलवेज बी डिक्रीजिंग, कि जब एआर बढ़ रहा है, एआर देखो यहाँ पर बढ़ रहा है तो मार्जिनल क्या डिक्रीज कर रहा है, मार्जिनल भी तो बढ़ ही रहा है, तो ये भी गलत हो गई। तो अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, वो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये एआर और एमआर का जो रिलेशनशिप इन्होंने क्वेश्चन में दिया गया है ना, ये आपने 12th में बहुत अच्छे से किया है। उसमें आपने दो डायग्राम्स इस तरह के देखे होंगे, आप उनको एक बार जरूर रीड करना, ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पर एआर एमआर एमआर एआर, इस उसमें से क्या आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है, 89 क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि इनमें से किसने जो है इंडिया में पॉवर्टी को मेजर, इंडिया में नहीं सॉरी पॉवर्टी को कभी मेजर ही नहीं किया इन इंडिया। तो इसमें क्या है, बाकी डांडे का रैंडरथ, पी के बद्रान, BS मनहास, इन सब ने क्या किया है, पॉवर्टी को मेजर किया है, लेकिन राधाकृष्णन ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ दी थी 3.5% उन्होंने बताई थी हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट राधाकृष्ण ने दिया था, लेकिन उन्होंने कभी पॉवर्टी की कोई एस्टिमेशन की बात नहीं की।
इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 90 क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्यूरिंग 2004 to 11-12 इन इंडिया शेयर ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन टोटल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन, कि कुल रोजगार में जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना उसका कितना हिस्सा है 2004-05 से लेकर 2011-12 के बीच में। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहा है पैसे से रिलेटेड और प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कर रहा है, लेकिन वो क्या है, फॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कि सब्जी बेचने वाले होते हैं, रेडियां लगाने वाले लोग होते हैं, ये क्या है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन ये क्या है, लीगली रजिस्टर्ड नहीं है। आपको समझ आया इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, काम कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन आप लीगली रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा है ड्यूरिंग 2004-05 से लेकर 11-12 तक शेयर ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट टोटल एम्प्लॉयमेंट में, कुल रोजगार में जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा कितना है, लेस देन 50%, अबव 90% और 80% से भी कम 82.8%। अब देखिए इनफॉर्मल सेक्टर का 2004 से 11-12 में भी अबव 90% था और आज भी प्रेजेंट 2022 में अगर आप डाटा उठाओगे तो उसमें आप देखोगे 92% आज भी टोटल एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयड इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब है लोग काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं तरह लीगली रजिस्टर्ड जो है वो नहीं है फॉर्मली। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है अबव 90% लोग जो है शेयर ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम केप्ट बाय आरबीआई इशू इज करेंसी। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आरबीआई जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम का यूज करती है और 1956 के बाद हमने इस सिस्टम को यूज करना शुरू कर दिया है। तो ये बोला गया है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग जब एक करेंसी को इशू किया जाता है तो क्या होता है, 80% 100% गोल्ड होना चाहिए, 115 करोड़ विद वर्थ ऑफ गोल्ड, 40% गोल्ड, या 100 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड एंड 85 करोड़ ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। मिनिमम रिजर्व हमारे पास 200 करोड़ का होना चाहिए, जिसमें 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 92 क्वेश्चन वही है जो हमने पीछे क्वेश्चन किया ना, वापसी एक ही टॉपिक में से दो क्वेश्चन घूम के आगे। पहले जब मैंने 950 वाला क्वेश्चन कराया था उस सेगमेंट में भी ये क्वेश्चन आया था कि 2 डायमेंशनल डायग्राम या 1 डायमेंशनल डायग्राम क्या होता है। यहाँ पर है पाई चार्ट किस तरह का डायग्राम है, पाई चार्ट 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है। अब पाई चार्ट एक तरह का 2 डायमेंशनल डायग्राम है। पाई चार्ट इस तरह से होते हैं ना, तो सर्कल में ज़्यादातर पाई चार्ट्स होते हैं, तो पाई चार्ट एक 2 डायमेंशनल डायग्राम है। 2 डायमेंशनल डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जिनके 2 डायमेंशन होते हैं, और 1 डायमेंशनल डायग्राम जिसके 1 डायमेंशन होते हैं। सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये वाली शेप के जो डायग्राम होते हैं ये हमारे 2 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 92 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। पाई चार्ट हमारा एक 2 डायमेंशनल डायग्राम है। और आपको समझना है तो इससे पहले वाली वीडियोस में देखिए, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में क्या डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। एनहांसिंग द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी टू 25% विद इन अ डिकेड, कि कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग जो विनिर्माण क्षेत्र है उसका जो शेयर है जीडीपी में उसको 25% से इंक्रीज करना है एक डिकेड के अंदर, या क्रिएशन करनी है 100 मिलियन जॉब विद इन अ डिकेड, एक डिकेड में 100 मिलियन जॉब्स को बढ़ाना है, या फिर एनहांस द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी 35%, कि हमें जो है जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र का हिस्से को 35% से बढ़ाना है और 5 साल के अंदर 100 मिलियन जॉब को क्रिएट करना है, या ऑप्शन ए एंड बी हमारे राइट है। अब देखिए जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जो पॉलिसी है ये 15 सितंबर 2011, 15, क्योंकि कल को क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है वो कब लागू की गई थी, 15 सितंबर 2011 को ये लागू की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी में हिस्सा है 25% डिकेड में बढ़े और 100 मिलियन जॉब को हम क्रिएट करें डिकेड में,
तो ए और बी इसके राइट आंसर हैं, सी बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और बी राइट होने की वजह से हम डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 94 क्वेश्चन में क्या बोला है, 94 क्वेश्चन में बोला है टॉप 3 स्टेट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान एज पर प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के हिसाब से क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से स्टेट हैं जिनका ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उनका जो सकल घरेलू जो उत्पाद है उस क्षेत्र का किसका सबसे ज़्यादा है, किन 3 स्टेट्स का। तो ये जो जिन 3 स्टेट का सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद 11वें प्लान में रहा वो थे सिक्किम, गोवा, बिहार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू इज। अब देखिए इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया आपका डिमांड कर्व, और हमें एक चीज़ का तो पता ही है कि जब डिमांड कर्व को जो मिड पॉइंट होता है, जो डिमांड कर्व के 2 हिस्सों में बांटता है डिमांड को इक्वल, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है, 1 होती है। और हमारा मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, उस टाइम हमारा मार्जिनल रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो हमारा उस टाइम क्या होता है, 0 होता है। जब देखिए जब आपका डिमांड की इलास्टिसिटी 1 है तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, 0 है। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर आपका डिमांड इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 का मतलब आप और भी नीचे आओगे। अगर आपकी डिमांड इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू तो और घटेगा ना। अब तो देखिए आपका मार्जिनल रिवेन्यू कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा और घटेगा। इसका मतलब आपका मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मैंने आपको क्या कहा, जब डिमांड इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, हमें पता है उस टाइम हमारा मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, 0 होता है। ये डायग्राम से हमने देखा। उसके बाद आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, अगर हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 तो नीचे आएंगे ना, लेस देन 1 यहाँ पर इलास्टिसिटी है कहीं ना कहीं, और मार्जिनल रिवेन्यू तो और नीचे जाएगा। इससे मार्जिनल रिवेन्यू तो और नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या, 0 के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। 0 के बाद अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो आपको समझ आया ना कि जब प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो मार्जिनल रिवेन्यू हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये मैंने इस तरह से बनाया क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ तो पता होती है कि डिमांड की इलास्टिसिटी जब 1 होती है तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू 0 होता है, लेकिन उसके बाद वाला आपको बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चनों के आंसर मिल गए कि अगर आपकी डिमांड की इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू 0 है, अगर लेस देन 1 है तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पर तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप जितने क्वेश्चंस को डायग्राम से सोल्व करोगे आपके उतने गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 96 क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला है, डिमांड कर्व है, PBR पॉइंट है, अरेंज द पॉइंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, कि सबसे कम से सबसे ज़्यादा, पहले सबसे कम होना चाहिए उसके बाद सबसे ज़्यादा वाले सेगमेंट में आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। अब देखिए सबसे कम क्या होती है, लेस देन इलास्टिसिटी, सबसे पहले लेस वाली आएगी, फिर 1 वाली आएगी, फिर 1 से ज़्यादा आएगी। 3 इलास्टिसिटी होती है ना, मान लो अभी इसमें 3 है, यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 है, यहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या, ग्रेटर देन 1 है। तो सबसे पहले क्या आएगी, असेंडिंग ऑर्डर होता है, सबसे छोटी है R, उसके बाद B, उसके बाद P। अब देखिए RBP आपका फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपको समझ आया, 3 इलास्टिसिटी है, आपको इसको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एक्ट डिफाइन अ बैंकिंग कंपनी एज वन विच ट्रांजेक्शन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एनी स्टेट ऑफ इंडिया इन अ वर्ड, कि आपको एक्ट बताना है बैंकिंग कंपनी जिसमें हमें विच ट्रांजैक्ट, जो ये ट्रांजैक्ट करता है कि बिजनेस ऑफ बैंकिंग स्टेट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बिजनेस करने के लिए किस बिजनेस एक्ट के तहत जो है आपको काम होता है बैंकिंग सिस्टम में। तो फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है बैंकिंग एक्ट 1948, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1947। जो अगला ऑप्शन है आपके पास बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1948, यह है बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949। तो जो बैंकिंग कंपनी में जो एक्ट जो है वो यूज़ होता है वो है बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949।
तो 97 क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया विच अमंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई, कि कौन सा ऐसा मेंबर है इनमें से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई जो है उसका एमपीसी का मेंबर नहीं है। उर्जित पटेल, जो उस टाइम का क्वेश्चन पेपर है तो उस टाइम जो नहीं थे, उर्जित पटेल, ये पमित दुआ, चेतन घटिया, सी रंगराजन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सपोज लमसम टैक्स इज इम्पोज ऑन अ मोनोपोलिस्टिक फर्म। लमसम टैक्स जो है लगा दिया जाता है अगर किसी मोनोपोलिस्ट फर्म पर, एक अधिकारी फर्म पर, तो क्या होता है? ऑप्शन है जो संतुलन पॉइंट है वो सेम रहता है बट प्रॉफिट डिक्रीज कर जाता है। बोथ संतुलन एंड प्रॉफिट दोनों ही क्या कर जाते हैं, सेम रहते हैं। यहाँ पर है जो आपका संतुलन जो है सेम रहता है बट प्रॉफिट लेवल इंक्रीज कर जाता है, या इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। अब देखिए, जो लमसम टैक्स होता है वो जब लगाया जाता है, जो मोनोपोलिस्ट पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो संतुलन का पॉइंट है ना वो तो चेंज नहीं होता, लेकिन उसका प्रॉफिट जो होता है वो गिर जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको मैं डायग्राम से भी इसको बना के दिखाती हूँ कि मोनोपोलिस्ट इसलिए कहा जाता है कि एक मोनोपोलिस्ट पर जितना ज़्यादा लमसम टैक्स लगाया जाएगा, सारा का सारा बर्डन जो है वो खुद भी करता है, कंज्यूमर पर वो डाल नहीं पाता। अब देखिए, यहाँ पर हम डायग्राम बना देते हैं। AR एवरेज रिवेन्यू हो गई, यहाँ पर हमने उसकी MR बना दी। अब देखिए, यहाँ से आपकी MC कट करके जाएगी, और हम एक बना देते हैं यहाँ पर, सॉरी, अगर हम यहाँ पर बना भी दे, AC बना देते हैं एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए आपके संतुलन का पॉइंट तो ये है, यहाँ पर आपकी MC इक्वल होती है MR के, और आपका संतुलन पॉइंट ये है, और ये आपका आउटपुट डिसाइड हो जाता है, ये प्राइस डिसाइड हो जाता है। अब आपकी एवरेज कॉस्ट थी, तो एवरेज कॉस्ट के हिसाब से तो आपको जो इतना जो है आपको क्या हो गया, यहाँ से इतना जो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाता है। A B C D। अब क्या होता है, मोनोपोलिस्ट क्या करता है, जब मोनोपोलिस्ट पर लमसम टैक्स लगाया जाता है तो उसके प्रॉफिट घट जाते हैं। पहले इस A पॉइंट तक उसकी एवरेज कॉस्ट थी, तो उसकी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है मोनोपोलिस्ट की। तो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से एवरेज कॉस्ट तो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, AC जो है AC से AC1 हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, नीचे नहीं आएगी। थोड़ा मेरा डायग्राम थोड़ा गंदा सा हो गया, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, उसका देखो संतुलन पॉइंट वही रहा B पॉइंट, लेकिन जो पहले उसको प्रॉफिट आ रहे थे ABCD, अब उसके प्रॉफिट घट जाएंगे, और प्रॉफिट जो है घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे उसके, अब उसके प्रॉफिट जो है घट कर कितने हो गए हैं, AB, यहाँ पर मैं E लगाऊं अगर, और यहाँ लगा दूं मैं F। तो आप अगर इस डायग्राम को बनाओगे ना, मोनोपोलिस्ट वाला डायग्राम इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा गंदा सा बन जाता है मेरा। पहले ना वो इतना मतलब प्रॉफिट ले रहा था इतने ऐसे, लेकिन उसकी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसके प्रॉफिट और कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर समथिंग इतने ही बचते हैं बस। तो जो मोनोपोली, जब ये है मोनोपोलिस्ट पर जब टैक्स लगाया जाता है लमसम, तो उसका संतुलन का पॉइंट सेम रहता है, लेकिन उसके प्रॉफिट गिर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है लेट द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज 0.5, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी, इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है। अब यहाँ पर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, और आपको किसका डिमांड का स्लोप दे रखा है। अब आपको पता है आपका फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P, लेकिन यहाँ पर क्या डिमांड का स्लोप दे रखा है, आपके पास क्या है DP बाई DQ दे रखा है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या चाहिए, आपको चाहिए DQ बाई DP। इसका मतलब 0.5 को आप क्या कर दोगे, 1/0.5 कर दोगे, तब आप पे क्या आ जाएगी, DQ बाई DP। और प्राइस आपको दे रखा है, क्वांटिटी आपको दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। आप देखिए प्राइस है 20, क्वांटिटी है 50, DP बाई DQ आपको कितना दे रखा था, अब डिमांड की इलास्टिसिटी स्लोप दे रखा था ना 0.5, हमें क्या चाहिए था, DQ बाई DP चाहिए था। मैंने इसको अरेंज कर दिया, -50, और जब आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे ना, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपके पास डिमांड का स्लोप दे रखा है, आप इसको क्या करो, DQ बाई DP कर दो।
तब आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर हमारा 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो चुका है। पूरे 100 क्वेश्चन हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके कर लिए हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।